हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तुल्य आर्यस ऑनलाइन के अंदर। मैं सूरज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों वो है हमारा हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। तो आज अपन जिस विषय पर बात करेंगे वो है हमारा हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। तो आइए चलते हैं शिक्षण विधियों पर। और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण विधियों और शिक्षण प्रणालियों के अंदर। सबसे पहली बात जो आ जाएगी अपनी वो रहेगी दोस्तों हमारी शिक्षण विधियां और शिक्षण प्रणाली। क्या है शिक्षण प्रणाली और क्या है दोस्तों शिक्षण विधि? आज बात करेंगे सबसे पहले इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसी बात पे बात कर लेते हैं कि शिक्षक प्रणाली क्या होती है। देखिए, शिक्षण प्रणाली जो है उसका क्षेत्र व्यापक माना जाता है। कैसा माना जाता है? व्यापक माना जाता है, यानी उसका जो क्षेत्र है वो बड़ा माना जाता है। शिक्षण जो आपका है उसकी जो प्रणाली है यानी शिक्षक प्रणाली जो है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक माना जाता है। अर्थात एक विद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक जो गतिविधियां होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो गतिविधियां होती हैं, उन सभी गतिविधियों के संचालन के तरीके को ही क्या कहा जाता है? शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। एक विद्यालय के अंदर सुबह से लेकर शाम तक, यानी सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 7:30 से 2 बजे तक, या अगर आपका टाइमिंग जो है वो 10 वाला है तो शाम को 4 बजे तक, यानी ये जो कुछ भी चलता है। तो ये जो हम स्कूल के अंदर बच्चों का आना, स्कूल के अंदर अध्यापकों का आना, प्रार्थना सभा जो होती है आपका जो अटेंडेंस का काम होता है, वो सारा का सारा जो है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि आपका जो प्रार्थना सभा जो होती है, आपकी प्रार्थना सभा, आपकी जो उपस्थिति ली जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपका अध्यापकों का आना, बच्चों का आना, पोषाहार, शिक्षण, ये जो सारे काम हम करते हैं दोस्तों, ये सारे काम जो हम करते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो सारे के सारे आते हैं आपकी शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत। और जब अपन बात करते हैं शिक्षण विधि की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? शिक्षण विधि की जब अपन बात करते हैं तो शिक्षण विधि जो हमारी वो क्या रहती है? तो देखिए, शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित होता है। कैसा होता है? शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित होता है। अर्थात किसी कक्षा विशेष में किसी शिक्षक विशेष का पढ़ाने का जो तरीका होता है, क्या होता है? पढ़ाने का जो तरीका होता है उसे ही शिक्षण विधि कहा जाता है। देखिए, यहाँ प्रणाली टेक्निकल फॉल्ट हो गया, यहाँ शिक्षण विधि कहा जाता है। एक कक्षा के अंदर जब शिक्षक पढ़ाता है तो वो किस तरीके से पढ़ाता है, वो उसने उस शिक्षण को कराने के लिए किस प्रकार का तरीका अपनाया है, उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? शिक्षण विधि कहा जाता है। जबकि पूरे दिन की घटित गतिविधियां जो भी हैं वो शिक्षक प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। तो शिक्षण प्रणाली जो है उसमें संपूर्ण विद्यालय प्रभावित होता है। कौन होता है? शिक्षण प्रणाली जो है उसमें संपूर्ण विद्यालय जो है वो प्रभावित होता है। जबकि शिक्षण विधि के अंतर्गत एक शिक्षक व छात्र प्रभावित होता है। कौन होता है दोस्तों? एक शिक्षक व एक छात्र प्रभावित होता है, या यूं कहें कि एक कक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि शिक्षक जो है वो शिक्षण करवाएगा और कक्षा जो है वो अधिगम कर रही होती है। तो या तो कक्षा जो है वो प्रभावित होती है या शिक्षक प्रभावित होता है। किसके अंतर्गत? शिक्षण विधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? शिक्षण विधि के अंतर्गत। तो ये आपका था शिक्षण प्रणाली और शिक्षण विधि की। शिक्षण प्रणाली क्या चीज़ होती है और शिक्षण विधि क्या चीज़ होती है। अब बात करते हैं अपने हिंदी भाषा में मुख्य कौन कौन सी आपके जो शिक्षण विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, किस किस प्रकार से काम करती हैं। तो देखिए, भाषा विधियों के अनुसार प्रमुख शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन से टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे अपन दोस्तों व्याकरण शिक्षण के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे व्याकरण शिक्षण के ऊपर। यानी हमारा मुख्य बिंदु रहेगा, सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा व्याकरण शिक्षण। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याकरण शिक्षण की। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण होता क्या है? तो व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता के बारे में बात करते हैं अपने सबसे पहले। तो देखिए, बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता होती है।
बालक जो होते हैं उनको भाषा के नियम जो होते हैं, यानी कहाँ लिंग कैसा लगेगा, कहाँ वचन किसका प्रयोग करना है, कैसी हमने शुद्धता अशुद्धता कर दी है, किसी प्रकार के हमने विलोम में गड़बड़ कर दी है, किसी प्रकार का पर्यायवाची शब्द जो है, यानी यूँ कहें कि हमें भाषा जो होती है उसके नियम जो होते हैं, उसके कायदे जो होते हैं, कानून जो होते हैं, जिस प्रकार से हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हम राजनीति पढ़ते हैं, तो उस राजनीति के अंदर हम जो नियम पढ़ते हैं वो नियम हम कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? संविधान के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? संविधान में पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार हिंदी भाषा का जो संविधान है, हिंदी भाषा का संविधान कहाँ लिखा गया है? तो वो लिखा गया है दोस्तों व्याकरण के अंदर। कहाँ लिखा गया है? व्याकरण के अंतर्गत लिखा गया है कि किस प्रकार से एक हिंदी भाषा का जो स्टूडेंट है, एक हिंदी भाषा का जो छात्र है, उसे नियमों का प्रयोग करना है। उसे किसका प्रयोग करना है? नियमों का प्रयोग करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो व्याकरण शिक्षण होता है वो ही हमारा संविधान होता है। जिस प्रकार से हम संविधान के अंदर नियमों का ज्ञान करते हैं, उसी प्रकार से व्याकरण के अंदर हम भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना ही व्याकरण शिक्षण जो होता है उसका उद्देश्य या यूँ कहें कि विशेषता होती है। तो व्याकरण शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य माने जाते हैं? तो सबसे पहले देखिए, बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर होता है बालकों को शुद्ध बोलना। अभी हमने अशुद्धि की बात की थी दोस्तों। बालकों को शुद्ध बोलना जो सिखाना है या लिखना सिखाना है या बोलना सिखाना है, वो भी किसके माध्यम से होगा? व्याकरण शिक्षण के दौरान होता है। बालकों में भाषा के मूलभूत कौशल का क्रमबद्ध विकास करना, यानी भाषा के मूलभूत कौशल कौन कौन से हैं, कौशलों के बारे में हमने बात कर ली है। पहले हम जो स्टार्टिंग की हमारी क्लासेस रही थी उनके अंदर हम कौशल के बारे में बात कर चुके हैं। भाषाई कौशल वैसे आपको पता है, सुबोपली जो हमारा होता है भाषा कौशलों का एक क्रम रहता है, यानी सबसे पहले हमारा सुनना कौशल रहता है, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में हमारा आता है पढ़ना, और उसके बाद में आता है लिखना। ये हमारा भाषा का कौशल रहता है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण के बारे में बात चल रही है, आगे बात करते हैं। आगे जब अपन बात करेंगे तो वो बात रहेगी हमारी भाषा शिक्षण में व्याकरण की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं। किन के बारे में बात करेंगे दोस्तों? भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। तो देखिए व्याकरण शिक्षण में क्या क्या विधियाँ हैं। तो सबसे पहले होती है आगमन विधि, 2 नंबर बात करें निगमन विधि, फिर आगमन और निगमन एक साथ में चलती है। सूत्र विधि भी है इसके अंदर एक समवाय विधि नाम की विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, अनौपचारिक या जिसको हम सैनिक विधि कह सकते हैं, और अव्याकृति विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आगमन विधि के बारे में कि आगमन विधि आपकी किस प्रकार से कार्य करती है, आगमन विधि क्या है। तो देखिए आप मेरे साथ साथ में चलिए। देखिए व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों के समक्ष कुछ विशेष प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर उन उदाहरणों की समानता को देखकर छात्रों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करवाता है। क्या करवाता है? नियम की स्थापना करवाता है। उसके बाद उस नियम की सत्यता को जांचने के लिए कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो वह क्या कहलाती है दोस्तों? आगमन विधि कहलाती है। देखिए मेरे सामने एक शब्द है और शब्द है मेरे पास में क्या? संख्या। मेरे पास में शब्द क्या है दोस्तों? संख्या। अब मैं जब इस संख्या शब्द की बात करता हूं तो मैंने सबसे पहले बालक को कहा जयपुर। मैंने बालक को क्या कहा दोस्तों? जयपुर। मैंने कहा जयपुर शब्द जो है वो संज्ञा है। क्या कहा? संज्ञा। देखिए ये एक उदाहरण है किसका? संज्ञा का। ये एक उदाहरण है किसका दोस्तों? संज्ञा का उदाहरण है। मैंने उस बच्चे को कहा कि जयपुर शब्द जो है वो संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चे ने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखिए जयपुर जो है ये जो है किसी स्थान के नाम का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? नाम का बोध करवाता है। यानी मैंने एक उदाहरण दिया और उस उदाहरण की सत्यता को सिद्ध करने के लिए मैंने उसे क्या कहा? इस उदाहरण को देखकर मैंने क्या कहा? एक नाम के बारे में बताया और फिर मैंने इससे क्या करना चाहा? परिभाषा देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? मैंने परिभाषा देनी चाहिए। यानी जयपुर शब्द जो है उसे पहले दिखाकर या बताकर मैंने इस जयपुर के बारे में उसे कहा देखिए एक नाम है और किसी भी नाम जो होता है उस नाम को देना, इस जयपुर शब्द से एक पर्टिकुलर स्थान का बोध होता है। जो स्थान का बोध करवाते हैं वही शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार की परिभाषा का निर्माण मैंने बाद में किया। तो देखिए जब हम पहले क्या करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण देने के बाद में हम नियम की स्थापना
स्थापना करते हैं। उन्हीं उदाहरणों के द्वारा हम नियम की स्थापना करते हैं और नियम की स्थापना करने के बाद में हम उसके सत्यता की जांच भी करते हैं। किसकी जांच करते हैं दोस्तों? सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए हम फिर से नियम देते हैं, उदाहरण देते हैं। इस प्रकार का जो ये काम होता है ये कौन सी विधि के अंतर्गत आता है दोस्तों? आगमन विधि के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये तो थी इसकी परिभाषा। अब देखते हैं इसकी कुछ और। आगमन विधि के चरण या सोपान, क्या बात करेंगे दोस्तों? आगमन विधि के पदों के बारे में बात करेंगे, या यूं कहें कि इसके चरण क्या क्या है, या आप इसे सोपान शब्द से भी जान सकते हैं कि इसके सोपान क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आगमन विधि के पद, चरण या सोपान के बारे में। तो देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें किससे गुजरना होता है दोस्तों? सबसे पहले हमें गुजरना होता है उदाहरण प्रस्तुतिकरण के द्वारा। किससे गुजरना होता है? उदाहरण प्रस्तुतिकरण, यानी हमारा जो उदाहरण है वो बच्चे के सामने प्रस्तुत किस प्रकार से किया गया है, क्या उसके वो उदाहरण समझ में आया नहीं। तो देखिए उदाहरण का जो प्रस्तुतिकरण होता है, सबसे पहले आगमन विधि के अंदर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में उस उदाहरण का जो प्रस्तुतिकरण है होने के बाद में उसकी तुलना या उसका निरीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी दूसरे शब्द के साथ में उसकी तुलना या निरीक्षण किया जाता है। जैसे जयपुर के बारे में अपन ने बात कर ली, उसी प्रकार में एक मैंने शब्द और दिया राम। तो इन दोनों शब्दों की तुलना करके हम इनका निरीक्षण करते हैं। उसके बाद में क्या करना पड़ता है दोस्तों? नियमीकरण करना पड़ता है। यानी ये जयपुर और राम शब्द जो है ये दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अब इस संज्ञा का शब्द का मैंने एक बड़ी सी परिभाषा लिख दी। क्या लिख दी? परिभाषा लिख दी। तो देखिए राम और जयपुर शब्द जो था, मैंने उसके कहा कि ये संज्ञा है। संज्ञा को फिर मैंने नियम के अंदर बांध दिया कि इस नियम के द्वारा ये काम करती है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों? उस नियम का सत्यापन करते हैं। क्या करते हैं? नियम का सत्यापन करते हैं, नियम की पुष्टि करते हैं। यानी इसी परिभाषा को बाद में मैंने एक उदाहरण और दिया। मैंने जैसे कहा राजस्थान, मैंने क्या कहा दोस्तों? राजस्थान। उसी प्रकार मैंने कहा हरियाणा। क्या कहा? हरियाणा। यानी सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया, फिर उसका तुलना या निरीक्षण किया दूसरे शब्द के साथ में, फिर उसका मैंने नियम स्थापित किया। उसके बाद में उसी नियम को मैंने दोबारा राजस्थान या हरियाणा शब्द देकर उसी नियम को मैंने पुष्ट करने की कोशिश की, यानी उसका सत्यापन करने की कोशिश की। तो ये जो 4 चरण होते हैं, सोपान होते हैं, वो आगमन विधि के होते हैं। आगमन विधि के जो प्रमुख शिक्षण सूत्र होते हैं वो क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो देखिए आगमन विधि जो होती है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यानी हम पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण देने के बाद में हम नियम की स्थापना करते हैं। विशिष्ट से स्थूल की ओर, यानी विशिष्ट सभी के लिए होता है। विशिष्ट जो होता है वो विशिष्ट होता है पर्टिकुलर, यानी सिंगल के लिए विशिष्ट होता है, पर्टिकुलर होता है। स्थूल जो होता है वो सभी के लिए होता है। उसी प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो ये जो थे वो इसके सूक्ष्म सूत्र हैं। आगमन विधि जो है वो आपकी इसी प्रकार चलती है। पेपर में जो प्रश्न आता है वो भी ऐसे ही आता है। आगमन विधि के निम्न में से आगमन विधि का प्रकार नहीं है, तो उसमें ये सीधे के सीधे जो पॉइंट हैं आपके, ये जो पॉइंट हैं आपके वो सीधे के सीधे रखे गए होते हैं। उनमें से एक जो होता है वो आपका नहीं होता है, बाकी 4 ऑप्शन सही होते हैं, या 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं, या 3 गलत होते हैं, उनमें से एक सही रहता है। नेक्स्ट है आगमन विधि के गुण या लाभ। तो देखिए आगमन विधि के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए छोटे स्तर के बालकों को व्याकरण सिखाने के लिए आगमन विधि जो होती है वो ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। देखिए छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इसी विधि से पहले हमें उदाहरण देना होता है, उदाहरण के बाद में हम नियम की स्थापना करते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको व्याकरण इसी द्वारा सिखाई जा सकती है, बहुत आसानी से सिखाई जा सकती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो स्थायी रहता है, क्योंकि हम पहले उन्हें वो चीज़ बता चुके हैं, पहले हम उन्हें वो चीज़ दिखा चुके हैं, इसलिए उनका ज्ञान स्थायी रह जाता है। इसी विधि से बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास भी होता है। देखिए बालकों में किसी प्रकार की अगर खोजी प्रवृत्ति का विकास करना है तो आगमन विधि के द्वारा किया जा सकता है। अभी बात करते हैं आगमन विधि के दोस्त। तो उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण जो है वो इस विधि से उपयुक्त नहीं माना जाता है। देखिए उच्च विधि जो होती है, ये विधि जो है वो उच्च स्तर का जो शिक्षण होता है उसमें हम पहले उदाहरण देकर के नियम की स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं वहाँ हम पहले छोटी छोटी चीज़ें बताकर और फिर बड़ी चीज़ नहीं बता सकते हैं। इस विधि में समय व परिश्रम अधिक लगता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उन पर हम परिश्रम कर सकते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर टाइम भी लगा सकते हैं, परंतु टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसको समझाने के लिए एक एक उदाहरण देकर हम इतनी बड़ी विधि को या इतने बड़े उदाहरण हम नहीं दे सकते। यानी इस विधि के अंदर उदाहरण पहले देने होते हैं, तो बहुत सारे उदाहरण हम एक नहीं देख सकते हैं कक्षा के अंदर, तो ये विधि उपयुक्त नहीं है।
इस विधि में प्रशिक्षित व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको हर प्रकार का शब्द जो है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो ऐसे शिक्षक मिलना बहुत कम संभव होता है कि हमें हर प्रकार के शब्द का ज्ञान हो जाए। देखिए, मैं शिक्षकों की आलोचना नहीं करता, फिर भी देखिए हर प्रकार के अनुभवी और प्रशिक्षक की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट जो रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी निगमन विधि। कौन सी रहेगी दोस्तों? आप नेक्स्ट हमारी रहेगी निगमन विधि। तो देखिए, व्याकरण पढ़ाते समय बिल्कुल आगमन विधि की बिल्कुल उल्टी होती है। जब हम व्याकरण पढ़ाते हैं तो पहले नियम का ज्ञान करवाया जाता है। किसका ज्ञान करवाया जाता है? मैं सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा के बारे में बात करूंगा दोस्तों। किसके बारे में बात करूंगा? संज्ञा की परिभाषा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद में मैं संज्ञा से रिलेटेड जो भी उदाहरण हैं, जानवरों के नाम हैं, मनुष्यों के नाम हैं, किताबों के नाम हैं, ऐसे उदाहरण देकर मैं जब बात करता हूं तो वो विधि कौन सी विधि कहलाती है दोस्तों? वो विधि कहलाती है आपकी कौन सी? निगमन विधि। निगमन विधि के जो पद हैं या सोपान हैं वो देखिए क्या होते हैं। तो ये विधि जो है वो नियम या सिद्धांत से गुजरती है। सबसे पहले इसमें नियम या सिद्धांत पहले बताए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण पर नियमों को स्थापित किया जाता है। यानी ये जो नियम है, इन नियमों के बाद में उदाहरण देकर इन नियमों को स्थापित किया जाता है। उसके बाद में इसका निरीक्षण किया जाता है और फिर उसका सत्यापन किया जाता है। यानी इन नियमों का सत्यापन भी अंत में किया जाता है। पहले नियम दिए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये विधि जो है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है दोस्तों, और जो आगमन विधि थी वो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, और ये चलती है नियम से उदाहरण की तरफ। निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या बात करेंगे दोस्तों? निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र, किसके शिक्षण सूत्र क्या रहते हैं, यानी इसमें क्या क्या स्टेप रहते हैं। तो देखिए वही बात है, इसमें भी नियम से उदाहरण की ओर चलती है ये विधि आपकी। नियम से उदाहरण की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, अमूर्त से ये मूर्त की ओर चलती है, और प्रमाण से ये प्रत्यक्ष की ओर चलती है। यानी ये ऐसी विधि है जहाँ सामान्य चीज जो होती है, एक सामान्य चीज जो होती है, सामान्य का मतलब होता है दोस्तों जिसको सभी जानते हैं, जिसको सभी जानते हैं। जैसे मैंने कहा संज्ञा और इसकी परिभाषा, ये चीज जो है ये सामान्य है, ठीक है, ये सभी के लिए एक है। परंतु इसके जो उदाहरण हैं वो सभी के लिए कुछ हो सकते हैं। मैं किताब का नाम ले सकता हूँ, कोई और बच्चा जो है इसको समझने वाला वो जानवरों के नाम से समझ सकता है, कोई और बच्चा जो है वो फलों के नाम से समझ सकता है, कोई और बच्चा जो है उसको पौधों के नाम से समझ सकता है। इस प्रकार से ये जो उदाहरण हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात इसी की करते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ये विधि चलती है। देखिए निगमन विधि के गुण या लाभ क्या होते हैं। देखिए ये उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। कौन से शिक्षण पर? उच्च स्तर पर शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस विधि में शिक्षक के श्रम व समय की बचत होती है। इस विधि में शिक्षक के श्रम व समय की बचत होती है। इस विधि में भी सफलतापूर्वक व्याकरण पढ़ाई जा सकती है। और दोष में अगर बात करें तो दोष में देखिए दोस्तों, ये विधि जो है वो छोटे स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। कौन से बालकों के लिए? छोटे स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, छोटे स्तर के बालकों के लिए। और इस विधि से प्राप्त ज्ञान जो होता है ये अस्थायी रहता है दोस्तों, क्योंकि बड़े स्तर के बालकों को दिया जाता है, नियम पहले बता दिया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो वो दिमाग में नहीं रहती है। इस विधि से बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जैसे मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई दोस्तों, तो आप उसको रटने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास कम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 3 नंबर विधि का। 3 नंबर जो विधि आती है आपकी वो आती है आपकी आगमन निगमन विधि। तो देखिए व्याकरण पढ़ाते समय, देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक उपयुक्त दोनों विधियों का एक साथ में प्रयोग करता है, यानी वो साथ साथ में क्या करता है दोस्तों, उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, ठीक है, और फिर छात्रों की सहायता से नियम बनाता है। उसके बाद में फिर सहायता से छात्रों की सहायता से बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह विधि आगमन निगमन विधि कहलाती है। यानी जहां नियम, उदाहरण नियम एक साथ चलते हैं, वही कौन सी विधि होती है दोस्तों? आगमन और निगमन विधि एक साथ में चलती है। तो ये थी आपकी आगमन और निगमन विधि। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है हमारी वो होती है सूत्र विधि। कौन सी होती है दोस्तों? सूत्र विधि। यह विधि निगमन विधि का ही व्यापक रूप मानी जाती है। कौन सी विधि का रूप माना जाता है दोस्तों? निगमन जो विधि है उसका व्यापक रूप यानी बड़ा रूप माना जाता है। यदि अर्थात निगमन विधि में तो 1 या 2 नियम ही बताए जाते हैं, परंतु इस विधि में संपूर्ण व्यवस्था
को ही छोटे छोटे नियमों में बांध दिया जाता है। यानी आप जितना भी चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, जितना भी आप मैटर पढ़ाना चाह रहे हैं, उस सारे के सारे चैप्टर को आप क्या कर देते हैं, नियमों में बांध देते हैं। तो इस विधि का प्रयोग देखिए संस्कृत व्याकरण में ज़्यादा किया जाता है। कहाँ इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? संस्कृत व्याकरण में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें सूत्रों को रटाकर व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? सैद्धांतिक ज्ञान करवाया जाता है, परंतु उन्हें व्यवहारिक ज्ञान जो होता है दोस्तों, इसमें व्यवहारिक ज्ञान जो है वो कम प्राप्त होता है। यानी इसमें सीधे सीधे सूत्र रटवा दिए जाते हैं दोस्तों, और उनका क्या करा दिया जाता है, व्याकरण के नियमों का या व्याकरण के सैद्धांतिक नियमों का ज्ञान करवा दिया जाता है। सूत्र विधि इसी को कहते हैं। सूत्र विधि निगमन विधि का एक व्यापक रूप माना जाता है। इसमें भी नियम बताए जाते हैं, परंतु इसमें नियम जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, एक या दो नियमों से काम नहीं चलता है। समवाय विधि की बात करते हैं दोस्तों, तो इस विधि के अंतर्गत समवाय विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत शिक्षक अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता है। देखिए, अगर बात आए कि शिक्षक जब पाठ के साथ साथ में ही गद्य या पद्य का शिक्षण करवा रहा है और उसके साथ साथ में ही वो व्याकरण के नियम पढ़ा रहा है, तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए? तो समवाय विधि एक ऐसी विधि है जिसमें क्या करता है, शिक्षक जो होता है पाठांतर्गत नियमों का ज्ञान करवा देता है। नियमों का ज्ञान करवाता है दोस्तों। देखिए, बस यही आपकी समवाय विधि होती है। अलग से किसी प्रकार की व्याकरण नहीं पढ़ाता है। जब वो पाठ पढ़ाता है, गद्य या पद्य का शिक्षण करवा रहा होता है, तो उस दौरान ही वो व्याकरण से संबंधित कोई नियम जो होता है उसको स्पष्ट कर देता है। यानी साथ साथ में ही वो नियम जो है उनको स्पष्ट कर देता है। तो इसी विधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? समवाय विधि कहा जाता है, या इसका एक दूसरा नाम भी है साहचर्य विधि। क्या नाम है दोस्तों? साहचर्य विधि है। तो इस विधि का प्रयोग करने से छात्रों को न तो संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हो पाता है, और उसका जो रस होता है, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें जो उसका रस आना चाहिए, यानी जो आनंद अनुभूति उसको होनी चाहिए, वो नहीं होती है। आनंद की अनुभूति इसमें नहीं होती है। उसका रस जो होता है, पाठ का रस जो होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये समवाय विधि थी आपकी। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे दोस्तों। समवाय विधि आज हमने पढ़ी, तो इस विधि में हमने पढ़ा कि जो व्याकरण है वो साथ साथ में ही पढ़ाई जाती है। तो आज की विधि के अंतर्गत हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, हम उसके अंदर हमारी नेक्स्ट जो विधि रहेगी उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अतुल्य आर्यस के साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।